हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग नीट 2022 का पेपर जो संडे 17 जुलाई को हुआ उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस आपको देने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का जो मुझे रिव्यू मिला और बहुत सारी चीजें जो टीचर्स में बात करके हमने एनालिसिस करी उससे मैं आपको पेपर का एक सटीक एनालिसिस दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि लेवल क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या आया, क्या आपको सोचना था। उसको बताने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे बेटा, जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ उन्होंने अपने अच्छे स्कोर अचीव कर लिए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों का बेटा किसी कारण से कुछ रह गया, कुछ स्कोर कम रह गया, उनको अपना दिल छोटा नहीं करना। ये जीवन का आखिरी एग्जाम नहीं होता। आपके साथ पीडब्ल्यू हमेशा है, आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे। थोड़ा सा एक दो दिन आप रिलैक्स करें, अपने माइंड को ठंडा करें, फिर आगे की प्लानिंग करें। तो इसी बात के साथ हम लोग पेपर की एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। और मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूं। जब भी मैंने बेटा आपको एग्जाम से पहले कभी भी गाइड किया तो ये हमेशा बोला है कि किसी भी पेपर में अपने दिमाग में कोई कट ऑफ लेकर नहीं जाना है। ये हमेशा मैंने आपको बोला है। और एनटीए बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, वो क्या कर सकता है किसी को नहीं पता। तो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ये पेपर था और हम लोग इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या चीजें थी। बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको कि क्या रहा, कैसा रहा, ताकि आप इजिली समझ सके कि क्या आगे आपको, जो बच्चे मतलब अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो समझ सके कि कैसे जाना चाहिए हमें। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो भी जानना चाह रहे थे कि भाई बाकी बच्चों का कैसा हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। तो जब हम पेपर की एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए होता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए। लगभग मुझे ये आइडिया जरूर चाहिए होता है कि भाई किस चैप्टर की क्या वेटेज रही। तो चैप्टर वाइज वेटेज मैं बता रहा हूं आपको कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, किन सेक्शंस को एनटीए ने ज्यादा वेटेज दी और किन सेक्शंस को नेग्लेक्ट किया, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस साल क्वेश्चंस के ट्रेंड में क्या फर्क रहा, मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए और क्या उनमें बच्चों को टाइम लगा, क्या था, वो सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये देख रहे हैं कि किस चैप्टर से कितनी वेटेज रही। तो मैंने पेपर उठा के खुद से सारी वेटेज कैलकुलेट करी है। इसमें एक आध कोई इधर उधर हो सकती है, वो मिक्स क्वेश्चन की। तो जैसे अगर मैं आपसे बताऊं क्लास 11th की ये वेटेज है, आप खुद देख सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड से मेरे हिसाब से शायद कोई क्वेश्चन था नहीं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे और वो दोनों भी मेरे ख्याल से जूलॉजी वाले पार्ट में दे रखे थे। प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन थे, एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन थे, मॉर्फोलॉजी से 3 क्वेश्चन थे, एनाटॉमी से भी 3 क्वेश्चन थे। और एनाटॉमी के एक क्वेश्चन में अभी भी डाउट है कि वो आंसर की क्या आएगी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इससे बेटा वैसे तो 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ मिक्स था, तो मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें सेल से 2 क्वेश्चन थे, बायोमोलिक्यूल 4 क्वेश्चन, पिछले साल भी अच्छी वेटेज आई थी, और सेल साइकिल पिछले साल भी अच्छी वेटेज आई थी, इस बार भी 4 क्वेश्चन थे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से 3 क्वेश्चन थे, आपके मिनरल न्यूट्रिशन से 2 क्वेश्चन थे, फोटोसिंथेसिस से 1 क्वेश्चन था, और रेस्पिरेशन इन प्लांट से 3 क्वेश्चन थे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 4 क्वेश्चन। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट वाइड भी कुछ वेटेज है हमारे पास, है ना। अब डाइजेशन से 2, ब्रीदिंग से 2, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से 2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का कुछ पैलेट करके क्वेश्चन आया था, वहां से हमने बताया बर्ड्स वगैरह में किसमें कुछ पूछा हुआ था, 1 क्वेश्चन था वो। मूवमेंट और लोकोमोशन के 2 क्वेश्चन थे, पर वो क्वेश्चन जो है आप एंडोक्राइन से भी रिलेट कर सकते हो या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर 1 क्वेश्चन था, वैसा कुछ था। न्यूरल कंट्रोल में नर्व कंडक्शन का 1 क्वेश्चन था, और केमिकल कोऑर्डिनेशन का 1 क्वेश्चन मिक्स सा था, मतलब कई टॉपिक से मिक्स करके पूछा गया था। तो ये 11th की वेटेज थी। अब यहां से मुझे 11th में क्या समझ में आया, 11th में ये समझ में आ रहा है बेटा कि जो पेपर आ रहा है उसमें इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी की हल्की वेटेज को दिया है इस बार, है ना। और जो ये कर रहे हैं वो सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल से ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले इतना ऐसा नहीं पूछते थे ज्यादा, वो ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक। तो 11th में मान सकता हूं मोर और लेस बैलेंस थी कि क्या पूछ रहा है। 12th में आपको दिखेगा कि लास्ट ईयर से मॉलिक्यूलर और मेंडेलियन के क्वेश्चंस बढ़े हुए हैं 2-3 साल से, और वो इस साल भी ट्रेंड जारी रहा। बायोटेक से क्वेश्चन बढ़े हुए हैं, वो भी इस साल ट्रेंड जारी रहा, मतलब वो ट्रेंड रहा इस तरीके का। तो मैं कह सकता हूं ठीक है, बैलेंस है। मतलब अगर 11th को देखें तो हाँ, मॉर्फोलॉजी 3-4 आता था, कभी 3 आया। एनाटॉमी एक नेग्लेक्टेड मतलब सेक्शन रहता था, उसका इजी क्वेश्चन आता था या तो नहीं आता था, कम आता था बहुत। तो इस साल एनाटॉमी को इन्होंने ठीक वेटेज दे दिया है, 3 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि 12th में क्या रहा। देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से 1 क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार 3 क्वेश्चन थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 क्वेश्चन।
अब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 7 क्वेश्चन थे, उसके 2-3 क्वेश्चन जूलॉजी में भी दे रखे थे, ठीक है, और मॉलिक्यूलर बेसिस से 6 क्वेश्चन थे। तो टोटल आप अगर देखें जेनेटिक्स जो है आपके 13 क्वेश्चन की वेटेज बना गई। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 2-3 साल से जेनेटिक्स की इन्होंने थोड़ी सी वेटेज बढ़ाई हुई है। एवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 क्वेश्चन थे, स्ट्रेटेजी से 1 ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, और हमारे पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्ट्रेटेजी में वो डेफिनेशन आ रखी थी बायो फोर्टिफिकेशन की। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 क्वेश्चन, बायोटेक 1 से 5 क्वेश्चन थे, 2 से 3। तो इसका मतलब बायोटेक लास्ट ईयर 10-11 क्वेश्चन थे, इस बार भी 8 क्वेश्चन है। बायोटेक बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, उसके हिसाब से 8 क्वेश्चन काफी ज्यादा है बेटा। तो इसका मतलब बायोटेक को भी इन्होंने अच्छी वेटेज दी है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो प्रिंसिपल मेंडेलियन है वो और बायोटेक अच्छी वेटेज कैरी कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने इकोलॉजी पे भी इस बार काफी ध्यान दिया है, और उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से आप देखिए 4 क्वेश्चन है, इकोसिस्टम से 3 है, बायोडाइवर्सिटी से 2 हैं, और दोनों क्वेश्चन वो एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन के अराउंड थे। और एनवायरमेंटल इश्यू से 3 क्वेश्चन थे, वो एयर पोल्यूशन का स्क्रब, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और उसी के अराउंड उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ डाले थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पेपर में कि जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा बायोटेक जेनेटिक्स की तरफ है, और कहीं ना कहीं सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल, इनकी हल्की वेटेज बढ़ गई है। ये मुझे जो रिसेंटली ट्रेंड दिख रहा है, लास्ट ईयर भी था ऐसा, और इस साल भी मतलब आपको जेनेटिक्स की वेटेज बढ़ी हुई दिखेगी। तो पेपर लास्ट ईयर जैसा है क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि भाई इससे इतने आने चाहिए, इससे इतने आने चाहिए। पर एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, कभी भी हम वेटेज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, हर चैप्टर को हमें पूरा करके जाना होता है। ऐसा बच्चा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मैं ये चैप्टर छोड़ दूं या ये। तो ये वेटेज आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि इस साल क्वेश्चन कहां से रहे, आपको पढ़ना सारा ही होता है, आप कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। और अगर आप हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस इस साल मुझे मिला, और वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, क्वेश्चन में असर्शन रीजन मेरे हिसाब से 4 या 5 क्वेश्चन थे। कई बार बच्चों को ऐसा फील होता बहुत सारे आ गए, नहीं, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आए। 4-5 क्वेश्चन, 6 हो सकते हैं मैक्सिमम। मैंने 4 काउंट किए असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे। मैच द फॉलोइंग के 6-7 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग पिछले साल भी काफी आया था, इस साल भी आया मैच द फॉलोइंग। इसके अलावा इस साल एक खास चीज देखने को मिली कि जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे उनमें एक पैटर्न था कि स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखी थी, उसमें ऑप्शन था स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, ऐसे करके। इस तरह के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपको वो दोनों स्टेटमेंट 100% आती हो। यही तरीका होता है पेपर को टफ बनाने का, और इससे पेपर टफ बनता है। जब भी स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों स्टेटमेंट को जज करना है, तो हमेशा पेपर में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होता है। ऐसे 8 से 9 क्वेश्चन थे जिसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दे रखी थी, बोथ बॉटनी जूलॉजी मिला के, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी थे, मतलब काफी सारी स्टेटमेंट्स दे रखी थी, उनमें ए बी सी ऐसे लगभग 8 क्वेश्चन थे। और अगर आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करें और इनको ऐड करें, लगभग ये हो गए आपके 25, 26, 24 क्वेश्चंस। इसका मतलब आपके पेपर का अराउंड 25% हिस्सा ऐसा था जो टाइम कंज्यूमिंग था, जो थोड़ा सा आपको टाइम लगाएगा। उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत डायरेक्ट नहीं थे, उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मार्क द इनकरेक्ट, है ना, वो एक स्टेटमेंट पहचानने वाले थे। उसके अलावा जैसे मान लो एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था जेनेटिक्स में, जहां पर 2 जीन के बीच का डिस्टेंस निकालना था। फिर एक सेल वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने मान लो जो ई कोलाई के सेल को हमने जो मेसलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन था जो हम क्लास में कराते हैं, वैसा एक क्वेश्चन था कितने सेल कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्वेश्चन था। डायरेक्ट ऑप्शंस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे, जो आपको बायो में हमेशा टाइम बचाता है, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि एनटीए मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पेपर एनसीईआरटी से ही बनाना है। तो अगर टफनेस लेवल इंक्रीज करना भी है तो यही एक तरीके होते हैं जहां से आप टफनेस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट, उसमें से सिलेक्ट करो सही कौन सी है। क्लियर है? तो हमने 2 बात कर ली, पहला कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे, कैसे आए थे, और दूसरा मैंने ये डिस्कस कर लिया। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद की हम बात करते हैं, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब आप मेरे से ये जानना चाहेंगे कि बेटा पेपर कैसा था, कि सर ये बताओ पेपर इजी था, मीडियम था, डिफिकल्ट था। मेरे हिसाब से बायो में डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाया जा सकता। रीजन क्या है कि बहुत डिफिकल्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा घुमाना पड़ेगा। तो पेपर बायो में या तो ईजी आ सकता है और मीडियम,
बायो में मीडियम पेपर बनाने के लिए भी बेटा एक तरीका होता है, मीडियम बनाने के लिए तरीका ये होता है कि आप उसमें टाइम बढ़वा दो बच्चों का। तो मैं नॉर्मली मानता हूं कि बायो जो पिछले साल की आई थी वो 20-25 मिनट आधे घंटे वाली थी, लेकिन इस बार में बायो में बच्चों को टाइम लगा। जब भी पेपर में टाइम लगता है बच्चों को तो वहां पर दो चीजें होती हैं, पहला कि वो अपनी पेशेंस रख पाते हैं कि नहीं, अगर खत्म नहीं होता है तो उनको टेंशन होने लगती है, तो वो पेशेंस रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है अगर बायो टाइम ले रही होती है। जो मुझे एवरेज टाइम बच्चों से पता चला, कुछ ने बहुत अच्छा किया तो 45 मिनट्स में कंप्लीट किया, और कुछ ने टाइम लिया तो सवा घंटे में, मतलब जिनको अच्छा स्कोर आ रहा सवा घंटे तक उनका चला गया था बायो। पर एक चीज यहां पर अच्छी थी कि फिजिक्स इजी आई थी, तो जो बच्चे लास्ट तक पहुंचे फिजिक्स तक सही से, उनको था कि उनका पेपर भी ठीक हो गया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, क्योंकि यहां सारा गेम पेशेंस का था। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने दिमाग में कट ऑफ लेकर मत जाओ, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां भी यही हुआ है कि बायो ने जब टाइम खाया है तो बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली फील हुआ होगा यार पेपर खराब हो गया इस साल मेरा, उनके दिमाग में वो चलने लग जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पेपर के को इजी मीडियम डिफिकल्ट मत लेकर जाओ, अपने दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने को लेकर जाओ। हो सकता है वो सेक्शन मुश्किल आया हो। तो बायो हमें जो टीचर्स ने बताई वो डिफिकल्ट, मतलब जो बात हुई बच्चों से और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, हम इसको मीडियम और ऐसा मान रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग मान रहे हैं ना, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ घुमा के भी थी। उसके अलावा जो हमारे पास ये आती है, फिजिक्स आई थी वो बच्चे इजी बता रहे हैं और टीचर्स भी बता रहे हैं वो इजी बता रहे हैं। और केमिस्ट्री में बेटा थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का पेपर जो था वो अच्छा, मतलब ठीक पेपर आया था, जिसमें टाइम लग सकता था, ये गलत हो सकते थे। तो और कुछ ऑर्गेनिक में भी बच्चों ने बताया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल से पेपर हल्का डिफिकल्ट था, या मैं बोल सकता हूं थोड़ा डिफिकल्ट था, तो कट ऑफ गिरने के चांसेस हैं और कुछ सीट्स भी बढ़ी हैं। पर मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, जब भी मैं लास्ट ईयर भी बोल रहा था, क्योंकि कट ऑफ एक ऐसी चीज होती है जिसकी टेंडेंसी होती है बढ़ने की, तो टेंडेंसी है बढ़ने की और चीजें कुछ नीचे खींच रहे हैं। तो अभी हम इस पे कोई कमेंट नहीं बोल सकते, पर मेरा यह मानना है कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, कट ऑफ पे हल्की डिक्रीज जरूर होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सीट्स भी बड़ी हैं और फिर बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता लेकिन लास्ट तक जाके कॉलेजेस मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको 610, 615, 605 नंबर पे भी कॉलेज मिले थे, और कई स्टेट में तो और कम में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना पेशेंस बनाए रखें और प्रॉपरली चीजों को देख लें। उसके अलावा बेटा लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है, पेपर एनसीईआरटी से था, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और रिवीजन चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन ही नहीं छोड़ सकते हम। एनटीए किसी भी सेक्शन को डिफिकल्ट बना सकता है, आप नहीं कह सकते कि ये इजी आएगा ये मुश्किल आएगा, या अगले साल ये बोल दो फिजिक्स इजी आएगी, कुछ भी मुश्किल आ सकता है। इसका मतलब एनटीए जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आप कुछ ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टाइम जो है बेटा मेरे हिसाब से 45 मिनट से 1 घंटा 15 मिनट लगना चाहिए था पेपर में। 45 मिनट में जो बच्चा कर पा रहा है उसने बढ़िया सॉल्व कर लिया। और आइडियल स्कोर बायो के लिए 310, 320 मेरे हिसाब से, जिसके 320 प्लस आ रहे हैं उसने बढ़िया पेपर अटेम्प्ट किया, मतलब उसका स्कोर अच्छा है बायो में। अभी मान लो 360 वाले भी बच्चे होंगे क्योंकि चॉइस भी तो है उसमें, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूं स्कोर 320 के ऊपर अगर है हमारे पास, 320 के ऊपर है, उसे इस पेपर में हम अच्छा मान रहे हैं क्योंकि पेपर हल्का सा लेंथी था। ठीक है, तो इसके साथ बेटा मैंने एकदम आपको कंक्रीट प्रॉपर एनालिसिस दे दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर बता दिए। एनटीए को हम कभी भी नहीं बता सकते कैसा पेपर बनेगा, पेपर एनसीईआरटी से आया था, पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, बायो टफ थी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर। हर साल से जब कंपेयर करते हैं बायो कंपैरेटिवली टफ थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। ओवरऑल कट ऑफ के गिरने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, पर कट ऑफ एक ऐसी चीज है जिसकी टेंडेंसी बढ़ने की होती है, तो उस हिसाब से अगर वो चीज हटा दे तो ओवरऑल कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस हर साल बढ़ते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पर एक चीज और बोल रहे हैं, अभी भी 3-4 आंसर की में जैसे जूलॉजी में भी है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला एक क्वेश्चन है, वहां पर एनाटॉमी का एक क्वेश्चन है, वहां पर एक फाइनल आंसर की आ जाती है। उसके बाद ही आप अपना स्कोर प्रॉपरली कैलकुलेट करके देखें कि आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपसे हम अलविदा लेते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक बेटा। और बिल्कुल मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं प्लीज दिल छोटा मत करिए, ये एग्जाम आखिरी एग्जाम नहीं है लाइफ का। आप अगर मेहनत करेंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करेंगे, तो अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना है, अपने को पूरा पेशेंस से रखना है। दुनिया क्या कहेगी, पेरेंट्स बेटा आपके साथ रहते हैं, डांटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर वो साथ रहते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो इन चीजों को भुला दो कि कौन क्या कहेगा,
अपने को दोबारा फोकस करना है, फिर से एफर्ट बढ़ाना है। अगर आप दोबारा चाहते हो फिर से ट्राई कर सकते हो और आगे कुछ सोच सकते हो, वो सब आपका डिसीजन। लेकिन पहले 2-3 दिन अपना एकदम चिल करो, रिलैक्स करो। ठीक है बेटा, बाय।